हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट यानी कि प्रकाश। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अगर आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे तो हर टॉपिक आपको समझ में आएगा। आज प्रकाश का जो 10th क्लास में पढ़ना है हमें, वह प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे और नेक्स्ट में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। यानी कि इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से ये प्रकाश होती क्या है। तो चले हम लोग प्रकाश को देखेंगे ये वास्तव में क्या है। चले, ये प्रकाश जिसे हम लाइट कहते हैं, लाइट मीन्स हल्का भी होता है और लाइट मीन्स प्रकाश भी होता है। हम लोग प्रकाश की बात कर रहे हैं, लाइट की नहीं बात कर रहे हैं, हल्का की बात नहीं कर रहे हैं, लाइट की प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश, ये प्रकाश क्या होती है। प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बिना यह संसार जो है, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है नीरस लगता है, बेकार लगता है। जब हमारी आंखें नहीं होती है, जब हम किसी चीज को नहीं देख पाते हैं, तब इसका अनुभव होता है, फील करते हैं, महसूस करते हैं कि वास्तव में ये संसार कैसा है और यह अद्भुत संसार कितना सुंदर है। यह सुंदरता हमें तब पता चलती है जब हमारी आंखें होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, आंख हम से किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, उसे देखने के लिए हमें जरूरत होती है तो प्रकाश का। और प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं। अगर कोई वस्तु को हम देखना चाहते हैं, या वस्तु खड़ा है इसे हम देखना चाहते हैं, तो जब तक जो है ये प्रकाश की किरण है इस वस्तु पर पड़ा और हमारी आंखों तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा। आंख तक हमारे पहुंचा, तब और उस वस्तु का प्रतिबिंब जब आंखों में बनता है तब उस वस्तु को देख पाते। यानी कि आंख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लाइट। अगर लाइट नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। ये सिर्फ हेल्प करता है। आंखें क्या करती है, हेल्प करती है किसी वस्तु को देखने के लिए, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए। लेकिन प्रतिबिंब बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, रोल होती है, वो होती है प्रकाश का। तो प्रकाश बहुत ही सुंदर चीज है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो कह सकते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहारे, जिसके हेल्प से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक बार फिर सुन ले। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है, दैट हेल्प अस टू सेंसेशन टू सी, जो हमें देखने की अनुभूति देती है। तो प्रकाश, ये समझ गए, प्रकाश एक तरह का ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देती है। अब तो बात है प्रकाश क्या है, ये तो समझ गए प्रकाश वास्तव में क्या होता है और इसका नेचर क्या होती है। प्रकाश का नेचर क्या होती है वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से बना है। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कण से बना है, जिसे फोटोन कहते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था प्रकाश क्या है, एक छोटे छोटे कण से बना है, जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन ये न्यूटन ने कहा था। बाद में पता चला कि नहीं, प्रकाश जो है एक वेव है, प्रकाश वेव भी है और एक, तो एक कंफ्यूजन होगी कि वास्तव में प्रकाश है क्या, ये वेव है या कण है। लेकिन जब देखा गया प्रकाश जो है दोनों में काम करता है, एक वेव की तरह भी काम करता है तो और कण की तरह काम करता है। यानी कि यह जो है दोहरी प्रकृति की होती है, ड्यूअल नेचर होता है प्रकाश का। तो प्रकाश का क्या होती है, नेचर क्या होती है, ड्यूअल नेचर, ये दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति रखती है, यानी कि वेव का भी और कण का भी, यानी पार्टिकल का भी और वेव का भी दोहरी प्रकृति रहती है। यह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और यह कौन सी तरंग है, जैसे वेव की बात नहीं, तो वेव दो तरह के होते हैं ना, तरंग दो तरह के, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब बात हुई कि
ये प्रकाश की नेचर क्या होती है, प्रकाश है क्या, अब प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, प्रकाश क्या कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश जब भी चलेगी ना तो सीधे रेखा में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। प्रकाश जब भी चलेगी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधे रेखा में चलेगी। पहला गुण तो ये हो गया, प्रकाश सीधे रेखा में चलेगी। दूसरा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसमें थर्ड जो गुण होता है वह होता है कि अपारदर्शी, कुछ वस्तुओं को पार नहीं कर पाती, सब वस्तुओं को पार नहीं कर पाती, अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती, तीसरा गुण होता है। और एक और है कि प्रकाश वर्ल्ड में जितने भी पार्टिकल हैं ये मूव कर रहे हैं, यानी कि जो गतिशील हैं, जितने भी वर्ल्ड में पार्टिकल हैं उसमें सबसे अधिक अगर गति होती है, सबसे अधिक अगर चाल होती है तो प्रकाश की होती है। इसे कितना 10 to the power 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके निर्वात की बात करेंगे, इसमें प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी है, 3 गुना 10 के पावर 8, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, मैक्सिमम होती है निर्वात में ये चाल। ऐसे तो हवा में उससे कुछ कम होता है, शीशा में उससे भी कम होता है, पानी में भी कम होता है, और डायमंड में कम होता है। जैसे जैसे जो है अपने अलग अलग माध्यमों में जाती है तो प्रकाश की चाल कम होते जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो चाल है प्रकाश का वह कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है। ये तो प्रकाश का गुण, प्रकाश का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में देख लीजिए। आप देखेंगे अगर देखा जाए तो दुनिया में, वर्ल्ड में 2 तरह की वस्तुएं होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट जो होती है जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम दीप्त वस्तु बोलते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम दीप्त वस्तु बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनस मीन्स जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे लुमिनस कहते हैं। तो जैसे सन हो गया, सूर्य हो गया, प्रकाश का उत्सर्जित करता है। जैसे लाइट हो गया, बल्ब जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ कैंडल हो गया, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये क्या है, सूर्य हो गया, ये सूर्य क्या लुमिनस है। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे स्टोन पत्थर हो गया, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। चेयर हो गया, चेयर कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, वुड हो गया, ये सब ईंट हो गया, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलता। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, अब देखते हैं कुछ वस्तुओं को प्रकाश पार नहीं कर पाती, प्रकाश पार नहीं कर पाती, और उसके विपरीत दिशा में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। अब जिसे देख लिया जाए कि एक वस्तु है, इस पर प्रकाश पड़ा और ये जो है पार नहीं किया, रिटर्न हो गया, पार नहीं किया, रिटर्न हो गया, पार नहीं किया, रिटर्न हो गया, मतलब लौट गया। तो इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, शैडो एरिया बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। छाया, इस एरिया क्या हो गया, ये छाया हो गया। तो समझ गए कि छाया क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, और प्रतिदीप्त वस्तु क्या है, अप्रतिदीप्त वस्तु क्या है। और अब देखेंगे प्रकाश जो किसी वस्तु को पार करता है और किसी वस्तु को पार नहीं करता है। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसे पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता है। तो इस आधार पर प्रकाश के किसी वस्तु में पार करने के आधार पर वस्तु को हम 3 भाग में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पारदर्शी, पार प्लस दर्शी, जिसे हम आर पार देखा जा सके, यानी कि जिससे प्रकाश पार कर जाए, उसे पारदर्शी। अभी शीशे की बात करेंगे, शीशा है, ये पारदर्शी है,
इसे आर पार प्रकाश कर जाता है उसे पारदर्शी। जिस वस्तु में प्रकाश पार कर जाए, आर पार कर जाए, उसे पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट आर पार करना, यानी कि जिससे आर पार कर जाता है ना उसके पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जिस वस्तु में प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी या प्लस पारदर्शी, यानी कि आ लगा हुआ है, यानी कि निगेटिव सेंस दिखा रहा है, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। जैसे लकड़ी की बात करेंगे, लकड़ी इसमें प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है, तो किसका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया अपारदर्शी। जिसमें प्रकाश पार नहीं कर पाता उसे अपारदर्शी। और जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता है, पार तो कर पाता है लेकिन थोड़ा सा करता है, कुछ करता है, कुछ नहीं करता है, तो इसे परभासी बोलते हैं। जैसे अगर कागज में तेल लगा दे तो कागज जब तेल लगाए तो देखेंगे कि थोड़ा सा प्रकाश पार कर रहा है और कुछ प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है, झिलझिल जैसा दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे बाहर उसके पीछे कोई वस्तु है लेकिन क्लियर नहीं है, तो उसे अपारदर्शी, इसे परभासी बोलते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज ये परभासी है। तो प्रकाश के पार करने के आधार पर देखा जाए, प्रकाश के पार करने के आधार पर देखा जाए तो वस्तु तीन तरह का होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी तीन तरह के वस्तु होते हैं। अब देखेंगे प्रकाश जो है एक ग्रुप में चलता है, प्रकाश जो है ना प्रकाश के कण एक ग्रुप में चलता है, उसे हम बीम कहते हैं। तो इसको देखेंगे बीम क्या है। प्रकाश जब भी चलता है तो यह बीम के रूप में चलता है, यानी कि किरण पुंज के रूप में चलता है, क्योंकि प्रकाश बहुत छोटा कण से बना हुआ, बहुत इतना छोटा कण से बना हुआ कि सिंगल नहीं। अभी हम बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं, विषाणु के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या होता है दिखाया जाता है कि वो अधिकांश हम प्लूरल लिखते हैं, बैक्टीरिया वायरस से अधिकांश प्लूरल वर्ड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो एक जगह पर देखेंगे तो बहुत लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में होती है। उसी तरह प्रकाश है, प्रकाश भी बहुत छोटा होता है और वह जो है सिंगल इसको बता देना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसे हम क्या एक बीम के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो देखेंगे ये जब बीम के रूप में चलती है, एक ग्रुप में चलती है, समूह में चलती है, प्रकाश हमेशा क्या चलती है, ये समूह में चलती है। जब एक दूसरे जब इस तरह का समूह में चलेगा, एक दूसरे से समानांतर चलेगा, एक तरह से समानांतर चलेगा, तो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब एक दूसरे से समानांतर चलेगा प्रकाश, जब एक दूसरे से एक किरण है एक दूसरे से किसी चल रही है, समानांतर चल रही है, समान दूरी पर चल रही है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश एक बिंदु पर मिल जाती है, आकर के एक बिंदु पर मिल जाए, आकर के एक बिंदु पर मिल जाता है, एक बिंदु पर मिल जाता है, तो उसके हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर मिल जाएगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश आकर के क्या मिल जाए, एक बिंदु पर जाके एकत्रित हो, इकट्ठा हो जाए, एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। इसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट करते हैं, उसे हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट करते हैं जब प्रकाश किसी बिंदु पर एकत्रित हो जाए। और जब प्रकाश फैल जाए, यहाँ से निकल करके फैल गया, ये निकल करके फैल गया, तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे हम अपसारी किरण कहते हैं, यानी कि कन्वर्ज कर गया। अपसारी किरण कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है तो उसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो आगे समझ में, किरण पुंज क्या है। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है? समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज होता है।
अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जो है जब किसी वस्तु को पार नहीं कर पाता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। जैसे देखेंगे ये वस्तु है और ये अपारदर्शी है। ये कौन सी वस्तु इधर अपारदर्शी है, पीछे हम कलर कर दिया, अगर शीशा भी है तो कलर कर देते हैं तो यह अपारदर्शी हो गया, इसको पार नहीं कर पाएगा। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसको पार नहीं कर पाता है, वापस लौट जाता है। क्या होता है, वापस लौट जाएगा। इस पर प्रकाश पड़ा, इस पर पार नहीं किया, ये वापस रिटर्न कर गया, लौट गया। जिस दिशा में पार किया, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, आ रहा था किधर से, उत्तर से, जाएगा किधर, फिर उत्तर चला गया, आ रहा था उत्तर से, चलेगा भी उत्तर, यानी कि उसको पार नहीं कर पाया तो उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा में वह जिस दिशा से आ रहा था। तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या हो रहा है, परिवर्तन, उसी दिशा में, जिस दिशा में आ रहा था उसी दिशा में लौट गया। उत्तर से आ रहा था, उत्तर की ओर लौट गया, ये भी उत्तर से आ रहा था, उत्तर की ओर लौट गया। तो जिस दिशा से आ रहा था उसी दिशा में लौट गया, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन में लौट जाना, उसी दिशा में लौट जाना जिस दिशा से प्रकाश आता है, और उसी दिशा में अगर लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखा जाए तो अगर जिस समतल पर जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है और वह अगर प्लेन है, समतल है, ये प्लेन है, अगर प्लेन है और बहुत ही स्मूथ है, चिकना है, प्लेन है, स्मूथ है, यह ऊंचा नीचा नहीं है, तो एक जब प्रकाश इस तरह के वस्तु पर पड़ता है जो प्लेन है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो यह क्या होगा, रिटर्न हो गया, उसी दिशा में रिटर्न हो गया, उसी दिशा में जिस दिशा से आया था उसी दिशा से रिटर्न हो गया। अब यह जो आने वाली किरण है, प्रकाश जो किरण जो जिस वस्तु पर पड़ता है उस यह आने वाली किरण और यह लौटने वाली किरण है। तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये कौन सी किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। और ये लौटने वाली किरण, टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। टकरा करके जो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को, आने वाली आपतित किरण, लौटने वाली परावर्तित किरण। अगर दोनों के बीच में एक लम्ब डाल दिया जाए, एक लम्ब डाल दिया, दोनों के बीच में इसको लम्ब डाल दिया जाए, इसे अभिलम्ब बोलते हैं, अभिलम्ब कहलाता है, ये अभिलम्ब कहलाता है। तो यह एक नियम बनाता है, इसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यह एक नियम बनाता है, इसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहता है, ये आने वाली किरण, लौटने वाली किरण, ये आने वाली किरण है, लौटने वाली किरण है, और ये अभिलम्ब है, बीच में डाला गया है। ये तीनों, आने वाली किरण, लौटने वाली किरण और अभिलम्ब, यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब, इस पर जो लंब डाले हैं तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और
उस पर डाला गया अभिलंब, उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होते हैं, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। ये जो है पहला नियम होगा, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। ये फर्स्ट रूल है। ये फर्स्ट रूल है किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये पहला है। सेकंड क्या है? अगर आपतित किरण और परावर्तित, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, जिसे हम आई से इंडिकेट करेंगे, इंसिडेंट है आई से इंडिकेट करेंगे, और लौटने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आर से इंडिकेट करेंगे। तो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम है। एक फर्स्ट हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण, आपतन कोण इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये दूसरा नियम, आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब देखेंगे दर्पण। ये दर्पण क्या होती है? दर्पण, हम लोग जो है अपने जीवन में बचपन से ही दर्पण को देखते रहे हैं, या और उस पर हम लोग इसको फेस, अपने चेहरे को देखते रहते हैं, अपने चेहरे को संवारते रहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस वस्तु में अपने चेहरे को संवारते हैं वह कैसा होता है और उसमें क्या क्या गुण होता है। तो जिसमें अपने चेहरे को संवारते हैं ना, वह समतल दर्पण होता है। घर में जो दर्पण लगा हुआ होता है वह समतल होता है, समतल जिसका तल समतल हो। तो दर्पण होता क्या है? दर्पण होता क्या है? जैसे आप किसी दर्पण को देखिएगा, उसके पीछे का साइड को ओपन कीजिएगा, खुला कीजिएगा, तो देखिएगा क्या ये क्या होता है? शीशा होता है। वह शीशा होता है और उसका एक साइड, पीछे का साइड रंगा होता है। इस तरह होता है, इसको एक साइड रंगा हुआ है। देखिए इसका एक साइड क्या है? कलर किया हुआ है। ये दर्पण है, इसका एक साइड क्या है? कलर किया हुआ है। तो वह वस्तु जिसका एक साइड रंगा हुआ हो और वह प्रकाश को पूर्ण रूप से लौटा दे, वह वस्तु जिसका एक साइड क्या हुआ? रंगा हुआ हो और प्रकाश को पूर्ण रूप से लौटा दे, दर्पण कहलाता है। तो आगे समझ में कि दर्पण क्या है? वह वस्तु जो जिसका एक साइड कलर किया हुआ हो, रंगा हुआ हो और जो प्रकाश को पूर्ण रूप से लौटा दे, उसे हम दर्पण कहते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो देखा जाए तो दर्पण को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। तीन कैटेगरी में बांटते हैं मिरर को। एक है समतल प्लेन मिरर, जिसका सतह प्लेन हो, नाम से ही पता चलता है प्लेन, मतलब जिसका सतह प्लेन हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जिसका सतह प्लेन हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका एक साइड रंग दिए, ये सिल्वर के ऑक्साइड से रंगा रहता है, सिल्वर के ऑक्साइड से ये रंगा रहता है। आएगा कि दर्पण का सतह किस चीज से रंगा रहता है? तो सिल्वर के ऑक्साइड से रंगा रहता है। इसे याद रखना है कि सिल्वर के ऑक्साइड से रंगा रहता है। अब है ये जिसका सतह प्लेन हो उसको प्लेन गोलीय, मतलब जिसका सतह गोल हो, जिसका सतह परावर्तक सतह, ये जो है ये जो जिससे प्रकाश लौटती है टकरा करके, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। ये जो है परावर्तक सतह जिससे
टकरा कर प्रकाश लौटती है ना, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। इसके जो बाहर वाली जो सतह होता है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक मतलब प्रकाश को परावर्तित कर दे। जो सतह प्रकाश को परावर्तित कर दे वह परावर्तक सतह होता है। ये बाहर का सतह क्या होगा, जिससे प्रकाश लौटेगी रिटर्न करेगी, तो वह परावर्तक सतह हो गया। तो जिस परावर्तक सतह इसका समतल है तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इसका गोल है तो स्फेरिकल मिरर, स्फीयर मतलब गोल, तो स्फेरिकल मिरर। और जिसका न समतल हो न गोल हो, न समतल हो न गोल हो, इसका अंडाकार जैसा होता है, न समतल है न गोल है, यानी कि इस तरह से अगर आकृति वाले होगा, न पूर्ण रूप से समतल है न गोल है, वह पैराबोलिक बोलते हैं। तो दर्पण को जो है 3 तरह के होते हैं। दर्पण 3 तरह के, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवैलिक दर्पण। तो 3 तरह के दर्पण होते हैं, प्लेन, स्फेरिकल और पैराबोलिक। आप देखेंगे खास तौर पर हम समतल दर्पण की बात करेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण की बात करेंगे। अब समतल दर्पण देखते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कैसा बनता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब इमेज कैसा फॉर्म होगा उसको देखते हैं। एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण का एक साइड कलर किया गया है, एक साइड हम कलर कर देंगे, रंग देंगे। और एक वस्तु है, इस वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं। इससे हम 1, 2 और 1, 3 किरणें गुजारेंगे और इस सब कहाँ जाएगा, ये दर्पण पर पड़ेगा। पहला एक किरण जाएगा, दूसरा एक और तीसरा। अब है जो पहला फर्स्ट जब गया इस साइड, वह जो है देखने को मिला क्या है, किधर गया, सामने की ओर। यह जो है सामने की ओर गया क्योंकि वह उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गया था ना, जिस दिशा में गया था, तो उसी डायरेक्शन में लौट गया। देखिएगा, अगर कोई दर्पण है उस पर अगर सीधे किरण सीधे डालेंगे तो सीधे जाने वाला उसी दिशा में लौटता है। यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उस पर डालते हैं तो उसी दिशा में, उसी कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए वापस लौटता है। तो उस पर जब सीधा डालते हैं तो उसी दिशा में वह लौट गया। लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि वह पीछे की ओर जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि पीछे की ओर जा रहा है। और अगर उसको हम तिरछा डालते हैं, यानी कि सीधे किस पर डालते हैं, उसके बीच पॉइंट पर, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, उस पर डालते हैं, बीचे बीच डालते हैं, तब वह क्या होता है, एक एंगल बनाते हुए, कोण बनाते हुए लौटता है। और वह जो है IOR, यानी कि यह प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करेगा जब उसको ध्रुव पर डालेंगे। हम इसे आगे पढ़ेंगे। जब तो वह लौटेगा, इस दिशा में लौट जाएगा, और फिर इसको सीधा डाला तो उसी दिशा में लौट गया। लेकिन इसका जो है एक नकली काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु है उतना ही पीछे बनता है। ध्यान देना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु है उतना ही दूरी पर वह जो है प्रतिबिंब अंदर की ओर दिखाई पड़ेगा, प्रतिबिंब अंदर की ओर दिखाई पड़ेगा। और यह कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यह सीधा है, खड़ा है तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। पहला क्या क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा यानी कि नकली आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, नकली बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। तो यह जो है समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। ये तो बात रही समतल दर्पण। और हाँ, अगर हम किसी वस्तु
को समतल दर्पण में लाते हैं, अगर हम अपने फेस को समतल दर्पण में के सामने खड़ा करते हैं तो उसका दायां साइड बायां साइड की ओर दिखाई पड़ेगा और बायां साइड दायां साइड दिखाई पड़ेगा। कभी देखिएगा दर्पण में, अभी जाकर के देख सकते हैं तो देखने पर पड़ता है कि बायां साइड किधर दिखाई पड़ रहा है, दायां साइड की ओर, और दायां साइड बायां साइड की ओर। उसे पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसमें अगर आता है कि लेटरल इन्वर्जन किस में होता है, लेटरल इन्वर्जन किस में होता है, तो समतल दर्पण में होता है। यह याद रखना है कि लेटरल इन्वर्जन समतल दर्पण में हो, और लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, बायां साइड का प्रतिबिंब दायां साइड की ओर, दायां साइड का प्रतिबिंब बायां साइड की ओर। तो अब हम लोग देखेंगे ये समतल दर्पण देख ली, अब हम गोलीय दर्पण देखेंगे। अब गोलीय दर्पण देखेंगे, ये गोलीय दर्पण यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसका परावर्तक सतह गोल हो, इसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे हम गोलीय दर्पण, नाम से ही क्लियर है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोल होता है, गोल होगा ना उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, ये गोल है तो गोलीय दर्पण। अगर उसको हम काट दें, अगर इस तरह गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दें, काट करके ये छोटा पार्ट ले ले, ऐसे एक तरफ रंग दे, कलर कर दे, रंग दे, तो इसका परावर्तक सतह अंदर से है, इसका धंसा हुआ है, परावर्तक सतह अंदर से धंसा हुआ है यानी कि अंदर है, तो उसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब मतलब धंसा हुआ, अब है, और तल सतह, इसका तल जमीन, ये परावर्तक सतह है, इधर से लाइट जाएगी, ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, ये क्या हुआ, धंसा हुआ है, तो अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक सतह इधर से लाइट जाएगी नहीं, ये तो कलर किया हुआ है, रंगा हुआ है, लाइट किधर से जाएगी, इधर से, तो परावर्तक सतह क्या हुआ, उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, ऐसे है ना, उठा हुआ यानी कि उत्तल, उत्तल, ऊ माने उठा हुआ, तल सतह, इसका सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण। तो क्लियर हो गया, ये गोलीय दर्पण दो भाग में बांटा गया है। एक है उत्तल दर्पण यानी कि जिसका परावर्तक सतह, जिस पर लाइट पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगी, वह उठा होना चाहिए, तो उत्तल दर्पण होगा। और जिसका धंसा हुआ होगा यानी कि जिस पर लाइट जाएगी ना, वह धंसा हुआ होना चाहिए, तो यह क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब कुछ गोलीय दर्पण के बारे में और देखते हैं। यह गोलीय दर्पण है, गोलीय नाम से ही क्लियर है कि गोल है। अब गोल है तो उसका कुछ केंद्र होगा, उसका एक केंद्र है, यह केंद्र है, हर गोलीय वस्तु का एक केंद्र होता है, उसे हम, इसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसको हम सी से ही इंडिकेट करेंगे, सूचित करेंगे, इसको वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, इसे वक्रता केंद्र से सूचित करेंगे। अब इसे हम इतना भाग को हटा देते हैं, इतना भाग को हटा देते हैं, ये गोल हो गया, हटा देते हैं। अब ये जो, इसे एक साइड कलर कर देते हैं, ये साइड को कलर कर देते हैं, और एक कलर कर दे तो ये जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो किस दर्पण में आ गया, अवतल दर्पण में आ गया, ये अवतल दर्पण में। और ये अवतल दर्पण को, ये जो बी, इसको अगर ये मान लेते हैं, इसको बी, तो ए बी क्या हो गया, इसको हम द्वारक कहेंगे। ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, द्वारक, इसे हम द्वारक कहेंगे, ए बी, यानी कि दर्पण का जो गेट होता है, जो उसका मैक्सिमम परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह यहाँ से यहाँ तक है, लौटा सकता है, तो इसको द्वारक कहेंगे। और बीच का बिंदु को, बीच का पॉइंट को हम उसको पोल यानी कि ध्रुव कहेंगे, इसको हम ध्रुव कहेंगे, याद रखना, बीच के बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे। और प्रकाश किरणें जो है यहाँ पर पड़ेगी, तो इससे टकराने के बाद, इसके टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी, उसे हम फोकस कहेंगे। इस बिंदु पर मिल रही है
उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। इसके हम फोकस कहेंगे, उसे हम फोकस कहेंगे। इंग्लिश में भी नाम वही है, फोकस कहेंगे। और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके बीच की जो दूरी होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वक्रता त्रिज्या, इसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब हो गया ये, इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, ध्रुव, द्वारक, फोकस, वक्रता त्रिज्या। और जिस बिंदु पर किरणें मिलती हुई दिखाई पड़ता है और उसे हम फोकस और ध्रुव के बीच जो इस दूरी है इसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी हो गया। तो क्लियर हो गया कि फोकस दूरी क्या है, ध्रुव क्या है, द्वारक क्या है, वक्रता केंद्र क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। अब हम ये आपतन दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका हम लोग देखेंगे एक एक करके। दर्पण में प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ बिंदु को ध्यान से देखना है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं उसको बिंदु को ध्यान से देखना है। जैसे अगर कोई किरण इस प्रधान अक्ष, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। यह किरण है ए और ए बी, ये किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो ये परावर्तित होने के बाद फोकस से क्रॉस करती है, फोकस से गुजरती है। इसको बात को ध्यान देना है कि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है, तो रिटर्निंग के बाद ये फोकस पर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। रिटर्निंग के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। अगर वह फोकस से फर्स्ट हो गया और सेकंड है कि किसके है, एक प्रधान अक्ष के समानांतर है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। अगर फोकस से क्रॉस करे, फोकस से होकर वह दर्पण पर पड़े, तब जब फोकस होकर दर्पण पर पड़ेगा तो तब वह किसके समानांतर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है तो फोकस से होकर क्रॉस करती है, निकलती है। अगर ये फोकस से होकर गुजरती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकलती है। फर्स्ट और सेकंड दो हो गया। अब अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और उस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है और दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, वक्रता केंद्र से गुजरने का उसका रास्ता क्या है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण पर पड़ती है, तो उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, जिस दिशा से आई थी उस दिशा से लौट जाती है। और अब है, अगर कोई किरण सीधे किस पर जाएगी, अगर सीधे वह ध्रुव पर गिरेगी, अगर ध्रुव पर गिरेगी सीधे तो यह जो है परावर्तन के नियम का पालन करेगी। यानी कि आई और आर ये परावर्तन के नियम का पालन करेगी। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस नियम का ये फॉलो करेगी, पालन करेगी, इस तरह से वह लौटेगी। तो इस बात को ध्यान देना है। बात को क्या ध्यान देना है कि जब किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित होने के बाद फोकस से लौटेगी, अगर फोकस से करेगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगी। तीसरा है कि अगर वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो ये परावर्तन उसी दिशा में लौट जाएगी। अगर ध्रुव से तो यह
परावर्तन के नियम के अनुसार लौटती है। ये प्रकाश के परावर्तन के अनुसार लौटती है। अब इस बात को ध्यान देना है, तो इससे क्या होगा कि हमें दर्पण में वस्तु का स्थान रख करके उसको प्रतिबिंब बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो देखते हैं दर्पण में हम वस्तु को कितने जगह पर रखेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण देखेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 जगह पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं। यह है तो अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 जगह पर रखते हैं, 6 प्लेस पर रखते हैं। अवतल दर्पण कहाँ पर रखते हैं? सबसे पहले अनंत पर रखते हैं। ध्यान देना है, अवतल दर्पण वस्तु को कितनी जगह पर रखेंगे? 6 जगह। पहले अनंत पर, इसे अनंत से सूचित करेंगे, ये अनंत का साइन है, तो अनंत पर रखेंगे। दूसरा कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तीसरा कहाँ रखेंगे? तीसरा वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तीसरा वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस पर। वक्रता केंद्र और फोकस पर। पांचवा रखेंगे फोकस पर, और ये छठा रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि 6 जगह पर रखेंगे। कितने जगह पर रखेंगे? 6 जगह पर। एक जैसे ये दर्पण है, इसे हम एक साइड कलर कर देते हैं, रंग देते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। वक्रता केंद्र है, फोकस है। ये वस्तु है, वस्तु को ये अनंत है, ये अनंत है, ये अनंत है, तो अनंत पर रखते हैं। अनंत पर रखते हैं। कहाँ कहाँ रखेंगे? अनंत पर। ध्यान देना है, अनंत पर रखेंगे। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, यानी कि फर्स्ट में अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, दूसरा रखेंगे। तीसरा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तीसरा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। चौथा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा फोकस पर। छठा फोकस और ये ध्रुव के बीच। 6 जगहों पर रखेंगे। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसे देख लेंगे। तो अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? अगर अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस तरह बनेगा। ये प्रतिबिंब बनेगा। इस अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब इसका फोकस पर ही बनेगा, यानी कि एक का एक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। दूसरा, अगर ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये हो गया 2, ये हो गया 2, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर वह वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये हो गया 3। थर्ड हो गया वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो इस पर बनेगा। ये हो गया 4। कहाँ कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर वह फोकस है, फोकस पर है, तब इसका कहाँ बनेगा? 5 अनंत पर बनेगा। और जब वह फोकस और ध्रुव के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। ये पीछे बनेगा 6, ये पीछे बनेगा। इसे जो है आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन आती है और इसमें विद्यार्थी को कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप नोट कर लें। अब देखेंगे एक किस जगह पर है? अनंत पर। ये अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये किधर से किरण डाला, जो परावर्तित होकर कहाँ लौटा? फोकस पर। और 1-2 किरण डालना है, 2 किरण डालना है ताकि उसका प्रतिबिंब बने। तो ये जो है इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में लौटा, इस दिशा में लौटा, और
ये उसका किस बिंदु पर मिला, फोकस पर। तो अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ये वस्तु बड़ा है, कैसा बनता है, छोटा बनता है। ये नीचे की ओर बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये क्या है, ऊपर है, सीधा है तो उल्टा बन रहा है, यानी कि वास्तविक बन रहा है। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। हाँ, दर्पण की ओर ही रहेगा तो वास्तविक, दर्पण के पीछे रहेगा तो काल्पनिक। इस बात को ध्यान देना है, दर्पण की ओर रहेगा तो वास्तविक, दर्पण के पीछे रहेगा तो काल्पनिक बनेगा। अब देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, वस्तु किसके बीच है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के, वस्तु है, वस्तु किसके बीच है, अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। वस्तु कहाँ अवस्थित है, सिचुएटेड है, अनंत है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र, यहाँ ध्यान देना कि दो किरणें कहाँ से ले आना है, इस बात को ध्यान। एक हमेशा पैरेलल समानांतर जाएगा, किसके, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। दूसरी कहाँ, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो उसी दिशा में लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर दूसरी दिशा में लौट जाएगा। अब पहली किसे जाएगा, समानांतर जाएगा तो फोकस पर कटेगा। इस नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं, इस नियम को पढ़ चुके हैं कि किरण कहाँ से जाएगा और किधर से लौटेगा वो। तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर रहेगा तो यह फोकस से होकर क्रॉस करेगा, गुजरेगा। अगर यह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा तो उसी दिशा में लौट जाएगा। तो ये दोनों मिलता हुआ कहाँ प्रतीत हो रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वस्तु कहाँ बना, वस्तु बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। और कैसा बना, उल्टा बना, देख रहे हैं, उल्टा बना, ये सीधा है, उल्टा बना। और कैसा बना, दर्पण के सामने ही बना, दर्पण के पीछे नहीं बना, यानी कि वास्तविक बना। और ये बड़ा है, ये छोटा, यानी कि वस्तु से ये छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। तो क्लियर हो गया। अब देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु है वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वस्तु कहाँ है, वस्तु है वक्रता केंद्र पर, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। उसका प्रतिबिंब कैसा बना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, उसका प्रतिबिंब देखेंगे, उसका प्रतिबिंब कैसा बना, ये वस्तु है, उसका प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, उसका प्रतिबिंब है। ये दो लाइन जो है एक ड्रा किया, एक कहाँ से, एक समानांतर किसके, प्रधान अक्ष के, और दूसरा एक फोकस पर। दो किरण निकली ना, एक कहाँ से निकली, एक प्रधान अक्ष के समानांतर निकलती है जो परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और एक फोकस से होकर गुजरेगी जो समानांतर निकलेगी। ध्यान देना है, ये दो किरणें, एक किरण क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और एक फोकस से निकलेगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर। ये फोकस से होकर गुजर रही है तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब देखिए, ये उल्टा बना, उल्टा बना, ये सीधा है, उल्टा बना। दूसरा ये दर्पण के परावर्तक सतह के सामने ही बना तो वास्तविक बना, वास्तविक बना।
और क्या, दोनों साइड देखने में बराबर लग रहा है तो बराबर बना, बराबर बना। और क्या, ये वास्तविक बना, बराबर बना। पहले वास्तविक है, वास्तविक बना, बराबर बना, और कहाँ बना, जिस बिंदु पर वक्ता केंद्र पर था ना वस्तु, वक्ता केंद्र पर वस्तु था तो वक्ता केंद्र पर ही बना, यानी कि सी पर वक्ता केंद्र पर ही बना। तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, वक्ता केंद्र पर ही बनती है, बराबर बनती है, उल्टा बनती है और वास्तविक बनती है। अब देखेंगे जब वस्तु वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच हो, सॉरी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब वस्तु कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले अगर रखते हैं, देखेंगे इसको किरण कहाँ से गुजरेगी, किरण कहाँ से, दो किरण गुजारना है, एक है सीधे किसे गुजारना है, वक्ता केंद्र से होकर तो उसी दिशा में लौट जाएगी, और एक है समानांतर गुजारना है इसके प्रधान अक्ष के, तो किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दो किरणें हमेशा गुजारना है, एक किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो सीधे उसी दिशा में लौट जाएगी, और एक किससे गुजरेगी, एक प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी तो फोकस से। और दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, ये वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र और ये अनंत है तो अनंत के बीच मिल रही है। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बना, इन्फिनिट वक्ता अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बना। दूसरा कैसा बना, उल्टा बना, उल्टा बना, उल्टा है सीधा है, ये सीधा है उल्टा बना। तीसरा कैसा बना, दर्पण के सामने है, उल्टा नहीं है, पीछे नहीं है, तो दर्पण के सामने वास्तविक बनता है, वास्तविक बना। और वस्तु से बड़ा बना, देखने में ही लग रहा है कि वस्तु से बड़ा, इतना बड़ा वस्तु है, यह है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना। तो इस तरह हम लोग वक्ता केंद्र और फोकस के बीच जब कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए आप देखेंगे जब वस्तु किसके बीच है, फोकस पर है, जब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और फिर देखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब वस्तु कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर। अब वस्तु ऑब्जेक्ट पर कहाँ है, फोकस पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये भी अभी जो है दो किरणें इस पर गिरा है, एक सीधे वक्ता केंद्र से होकर गुजरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी दिशा में लौट गया, जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में लौट गया। और एक समानांतर पैरेलल गुजारा किसके, प्रधान अक्ष के, तो फोकस से होकर गुजरा। इस बात को ध्यान देना है बार बार। अब ये जो है प्रतिबिंब कहाँ बना, ये प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ा, ये वक्ता केंद्र है और ये अनंत है, ये अनंत है, तो ये कहाँ पर बन रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ा, इसका मतलब बहुत दूर आके बन रहा होगा, यानी कि वक्ता केंद्र पर नहीं बन करके, वक्ता केंद्र और फोकस अनंत के बीच भी नहीं बन करके सीधे वह अनंत पर बन रहा है। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, वस्तु से बड़ा ही बनता होगा, काफी बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, ये दर्पण है तो दर्पण के पीछे नहीं बन पा रहा, सामने, यानी कि जब दर्पण के सामने बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर किरणें जा रही है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये हो गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, और वस्तु कहाँ है, फोकस पर। अब देखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखेंगे वस्तु कहाँ है,
फोकस और ध्रुव पर, फोकस और ये ध्रुव के बीच है, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु है, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी जो है दो किरणें लाया, एक है वक्रता किरण से होकर गुजरा और एक समानांतर, किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरा तो फोकस से होकर लौटेगा, ही फोकस से लौटेगा, और एक वक्रता किरण से गुजरेगा तो उसी से पीछे लौट जाएगा, उसी जिस दिशा में गया था उसी दिशा में लौट जाएगा, यानी कि वह जो है उसका जिस कोण बना के गया था उसी कोण बना के वह लौटेगा। अब देखेंगे ये जो जब फोकस पर और फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका जो है नकली यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब न बन करके काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी बनता है, दर्पण से देखने वस्तु से देखने में लगेगा काफी बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ऊपर की ओर वस्तु है, ऊपर की ओर बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और क्या बन रहा है, ये वास्तविक नहीं बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। तो इस तरह हमने आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि आपतल दर्पण में कोई वस्तु किस जगह पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपतल दर्पण का कहाँ प्रयोग होगा, और आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।